what actually is the home management, the medical management and all the safety measures जो पेशेंट खुद के लिए भी ले सकते हैं फॉर लीडिंग अ बेटर लाइफ अहेड। डिमेंशिया में एक्चुअली मैनेजमेंट हमें सिर्फ पेशेंट का ही नहीं तो पूरी फैमिली का भी मैनेजमेंट हमें देखना पड़ता है। पिछले 2 दशकों में बहुत चेंजेस आए हैं। शुरुआत में पहले एमआरआई फैसिलिटी नहीं रहती थी, उसके बाद में सिर्फ ब्लड टेस्ट होते थे। अभी एमआरआई भी अवेलेबल है। एमआरआई में हमें पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट ब्रेन का अफेक्टेड ज़्यादा है और किस तरह का डिमेंशिया का वो डायग्नोसिस अपन दे सकते हैं। एंड इफ दे गेट टू नो दैट येस इट इज़ अर्ली डिमेंशिया, तो उन्होंने खुद की केयर कैसे लेनी चाहिए? तो उसी दिन से उन्होंने अपना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यूज़ करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए। मेडिसिन तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ही, आप मेडिसिन टाइम पे लेंगे भी, लेकिन उसके अलावा आपको घर में बहुत सारी चीज़ें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खुद के लिए वो एडेप्टेशन बोलते हैं उसको, सेल्फ एडेप्टेशन। Welcome back to all the audiences for our episode 3 of the podcast series Grey Matters with Dr. Sikandar Advani. पिछले 2 episodes में we have almost covered all the intricacies about neurological dysfunction which is the majorly affecting our brain, which is dementia. तो अभी जिन किसी ने हम लोगों को आज से रिसेंटली देखना शुरू किया है, आई वुड लाइक टू टेल देम दैट प्लीज़ गो वॉच आवर फर्स्ट 2 episodes. We have posted the links in the description below. Anybody wants to have their own manual or guide for knowing dementia in detail, we also have posted the link of the book Visarnaranna Visrutaka by Dr. Sikandar Advani sir. And now I would like to start with our episode 3, which will actually deal with the management part of dementia. You know, what actually is the home management, the medical management and all the safety measures जो patient खुद के लिए भी ले सकते हैं for leading a better life ahead. So for which I would like to extend a very warm welcome to Dr. Advani sir once again. Happy to have you sir. नमस्कार, मैं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी फ्रॉम रेडियंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। थैंक यू केतकी एंड वेलकम। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया टुडे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले 2 एपिसोड्स में हमने पूरा डिमेंशिया कवर किया, साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताया, और इस बार हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए पेशेंट ने। तो मैनेजमेंट का पार्ट 2 चीज़ों में आता है। डिमेंशिया में एक्चुअली मैनेजमेंट हमें सिर्फ पेशेंट का ही नहीं तो पूरी फैमिली का भी मैनेजमेंट हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट के पहले डायग्नोसिस कैसे, जब पेशेंट हमारे पास किसी भी न्यूरो फिजिशियन के पास पेशेंट जाएगा तो डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया कैसे होगा, जो कि पिछले 2 दशकों में बहुत चेंजेस आए हैं। शुरुआत में पहले एमआरआई फैसिलिटी नहीं रहती थी, उसके बाद में सिर्फ ब्लड टेस्ट होते थे। अभी एमआरआई भी अवेलेबल है। एमआरआई में हमें पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट ब्रेन का अफेक्टेड ज़्यादा है और किस तरह का डिमेंशिया का वो डायग्नोसिस अपन दे सकते हैं। तो जब भी पेशेंट आता है हमारे पास डिमेंशिया का, तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं, उसके क्लिनिकल साइंस देखते हैं, हम उनका पूरा असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इस तरह से होता है कि जिसमें स्कोरिंग होती है, जैसे एक मिनी मेंटल स्केल एग्जामिनेशन है MMSC और एक एडिनबरो कॉग्निटिव स्केल है। तो हम हमारे हॉस्पिटल में वो स्केल अपनाते हैं और देखते हैं कि पेशेंट को कितना सीवियर डिमेंशिया है डिपेंडिंग ऑन द स्कोर विच दे मेक, और उस हिसाब से कौन से डोमेन्स अफेक्टेड है, और वो डोमेन्स अफेक्टेड होने के बाद में फिर हम उसका एक MRI करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट होती हैं जिससे हम ये देखते हैं कि जहाँ की वो कोई ट्रीटेबल कॉज है। जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि विटामिन B12 या थायराइड या कुछ और इन्फेक्शन जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो तो नहीं है उसके। तो एक बार अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो गई तो अभी रिसेंटली जो कि गाइडलाइंस आने वाली हैं और जो चेंज होने वाली हैं वो बायोमार्कर्स के ऊपर आने वाली है। यस सर। तो अभी डिमेंशिया में कुछ बायोमार्कर्स रहते हैं। जैसे हमने बात की थी एमिलॉइड प्रोटीन की, जो ब्रेन में जमा हो जाता है जिसकी वजह से, तो ये एमिलॉइड प्रोटीन हम CSF में, यानी जो पीठ का पानी रहता है जो ब्रेन से आता है उसमें और ब्लड में, दोनों में दे सकते हैं। और ये 10-15 साल पहले आता है पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम आने के पहले। तो अभी जो चेंज होने वाला है वो इस तरह से सिनारियो होने वाला है कि पेशेंट आएगा, हम उनका ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एमिलॉइड या
जो भी हमें देखना है, जो 2-3 चीज़ें हैं वो बढ़ी हुई हैं क्या, अगर वो उस स्टेज में बढ़ा हुआ है Aβ42 एमिलॉइड प्रोटीन, तो हमें पता चलता है कि ये पेशेंट को कितना रिस्क है डिमेंशिया डेवलप होने का। और ये अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट ये होगा कि अगर फ्यूचर में ऐसी थेरेपीज आई जो कि एमिलॉइड को टारगेट करते हैं, जिससे कि जो पैथोजेनेसिस है, जिसका पैथोलॉजी है डिमेंशिया का, वही रिवर्स हो पाए, तो आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो रिसर्च में अब डायग्नोसिस इस तरफ जाने वाला है डिमेंशिया का कि हमें बायोमार्कर्स, तो उसमें ब्लड बायोमार्कर्स, CSF बायोमार्कर्स और इमेजिंग बायोमार्कर्स, इस तरह से हम देखते हैं। तो इमेजिंग में हम पेट स्कैन है या MRI है, या उसमें अपन देखते हैं CT स्कैन में, और ब्लड बायोमार्कर्स में हम ब्लड भी देख सकते हैं या CSF भी देख सकते हैं। अगर ये पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी है और वो मैच हो रहा है CSF के साथ या ब्लड के साथ या फिर MRI के साथ, तो फिर हम वो पेशेंट का डिटेल असेसमेंट करके उनको कुछ मेडिसिन्स रहती हैं, जो मेडिसिन्स स्पेसिफिकली केमिकल बढ़ाते हैं, वो जो केमिकल बढ़ाते हैं, जो कम हो गया एसिटिल कोलिन नाम का, तो वो मेडिसिन से डेफिनेटली पेशेंट को सिम्टम्स में फ़ायदा होता है। फिर हम जो मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं कि पेशेंट को और क्या क्या तकलीफ़ें हैं, ताकि पेशेंट को मेमोरी के अलावा कुछ बिहेवियरल में सिम्टम्स है क्या, पेशेंट को नींद आती है क्या बराबर, पेशेंट को सपने दिखते हैं क्या, पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है क्या, यूरिन का प्रॉब्लम है क्या। तो ये सब चीज़ों के लिए भी अलग अलग दवाइयाँ आती हैं, वो डॉक्टर आपको चेक करके, आपके सिम्टम्स असेस करके वो मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बार ये मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब होने के बाद में हम उनका कॉग्निटिव ट्रेनिंग भी करते हैं, जिससे भी उनका पर्टिकुलर डोमेन मेमोरी इम्प्रूव हो। तो जैसे पेशेंट को समझो रीसेंट मेमोरी इम्पेयर है, तो हम उनको ऐसे टास्क देते हैं कि जिससे वो बार बार मेमोराइज़ करे, तो वो अपन कॉग्निटिव रीट्रेनिंग में आता है। पेशेंट को कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो हम उसको उस तरह से प्रॉब्लम्स देते हैं वहाँ पे सॉल्व करने के लिए। एक जैसे रिहैब यूनिट में पेग बोर्ड रहता है जिसमें वो बटन दबाते हैं, जैसे हम जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, या वो उस तरह से वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग से। तो मेडिकल मैनेजमेंट प्लस रिहैबिलिटेशन पर कॉग्निटिव रीट्रेनिंग, इस तरह से हम पेशेंट को मैनेज करने की स्टार्ट करते हैं, और फिर उनका फॉलोअप में हम फिर से स्कोर करते हैं कि वो पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, कि किस तरह से स्टेबल है क्या, क्योंकि ये सब मेडिसिन है सिम्टम्स इम्प्रूव करने के लिए। जी। जो पैथोजेनेसिस है, जो पैथोलॉजी है वो पेशेंट की, वो रिवर्स करने के लिए मेडिसिन रिसर्च में है, अभी तक वो आई नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है कि जल्दी कुछ सालों में वो भी आ जाएंगे। ओके, तो ऐसे ही नहीं होता है गाइस, इसका भी एक स्कोरिंग सिस्टम होता है। और बहुत अच्छी जो आपने सर बात कही है यहाँ पे कि 10 से 15 साल पहले से यू स्टार्ट गेटिंग दोज चेंजेस इन CSF एंड ब्लड। तो आप सजेस्ट करेंगे सर कि जैसे हम लोग प्रिवेंटिव कार्डियक डिजीजेस के लिए कुछ प्रिवेंटिव बायोमार्कर्स होते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल्स होती है, तो ऐसी कुछ डेमेंशिया या न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट्स के लिए भी कुछ डायग्नोस्टिक वर्कअप है? डिमेंशिया और कोई भी ब्रेन के डिसऑर्डर के लिए हमें, जैसे मैंने बताया कि ये जो बायोमार्कर्स है ये बहुत लैंडमार्क चेंजेस लाने वाले हैं। इन बायोमार्कर्स की वजह से हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पेशेंट को डिमेंशिया होने के चांसेस कितने और कितनी सीवियरिटी से बढ़ रहे हैं, कितने बड़े हुए हैं, और उस हिसाब से हम उन्हें तैयार कर सकते हैं, और हम अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेंगे कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये जो वेस्कुलर डिमेंशिया रहता है, जिसमें वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जो ये चेंजेस आते हैं वेस्कुलर मॉर्फोलॉजी में, जो ब्रेन के चेंजेस आते हैं, तो हम उनको कंट्रोल रख सकते हैं। तो पेशेंट को जो रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से जो जनरलाइज रिस्क फैक्टर सबके लिए है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो इसको भी कंट्रोल रखना है। पेशेंट को कुछ थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मल रखना है। पेशेंट ने अगर ये सब नॉर्मल रखा और अपना जो एक्सरसाइज शेड्यूल है वो नॉर्मल रखा, मेडिसिन प्रॉपरली ली, तो डेफिनेटली उनका जो प्रोसेस है, हम ये जो स्पीड है डिमेंशिया का बढ़ने का, समझो वो 100 की स्पीड से जा रहा है, तो हम उसको 30, 40, 20 की स्पीड पे भी ला सकते हैं, अगर वो प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन्स के साथ रिहैब प्रॉपर करे तो हम लोग स्पीड ऑफ डेमेंशिया को प्रिवेंट कर रहे हैं और सीवियरिटी ऑफ डेमेंशिया को भी प्रिवेंट कर रहे हैं सर। हम स्पीड, जो डिमेंशिया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की तरफ जा रहा है, तो हम वो माइल्ड को माइल्ड में ही रखना चाहते हैं।
मॉडरेट टू मॉडरेट में रखना चाहते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं होना देना चाहते, तो वो जो स्पीड है वो कम करने के लिए ये मेडिसिन हेल्प करती है, प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हेल्प करती है। हेल्प करते हैं। ओके, जो भी अर्ली स्टेज के सिम्टम्स वगैरह है जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो डायग्नोस्टिक वर्कअप भी उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, पर हर चीज़ में मेडिकल एडवांसमेंट्स आ ही रही है। तो सर, जैसे न्यूरॉन्स आर वन ऑफ द सेल्स जो रीजनरेट नहीं होते हैं, तो स्टेम सेल्स जो है, जो आजकल रीजनरेशन थेरेपी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हम हमारे बॉडी के सेल्स को रीग्रो कर रहे हैं, जो पैनक्रियाज में और डायबिटीज़ में तो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रह चुका है, तो फिर हम ब्रेन सेल्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या एक मिथ है व्हेन इट कम्स टू न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस? स्टेम सेल थेरेपी अभी तक कोई भी गाइडलाइंस में नहीं आई है, और ये सब जो भी है वो रिसर्च फेज में होगा। तो कोई भी अगर आपको मिसगाइड करता है कि हम स्टेम सेल थेरेपी से ये ठीक कर देंगे या वो ठीक करेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो फिलहाल अभी तक के गाइडलाइंस के हिसाब से वो यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं है, और ऐसे किसी भी तरीके से इसके फ्रॉड तरीके से हमने फंसना नहीं चाहिए। स्टेम सेल डेफिनेटली रिसर्च फेज में है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो मे बी फ्यूचर में हम बता नहीं सकते कि उसका कितना यूज़ होगा, लेकिन फिलहाल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में स्टेम सेल थेरेपी इज़ नॉट अप्रूव्ड। ओके, तो विद द टॉक सो फार हम लोग ने ये जाना है कि अल्जाइमर्स है या डेमेंशिया है, दिस कैन बी डिटेक्टेड अर्ली ऑन। ब्लड मार्कर्स, या फिर इवन अगर आपने आपके फैमिली मेम्बर्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, तो इवन एनीबडी कैन नोटिस कि येस देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसी केस में अगर किसी को ऐसे लगता है सर कि वी आर सफरिंग विद अर्ली स्टेज डेमेंशिया, और वो जाते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, एंड इफ दे गेट टू नो दैट येस इट इज़ अर्ली डेमेंशिया, तो उन्होंने खुद की केयर कैसे लेनी चाहिए? अगर किसी को समझ जाता है कि मुझे अर्ली साइंस है डिमेंशिया के, या फैमिली मेम्बर्स को भी समझता है, तो उसी दिन से उन्होंने अपना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यूज़ करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए। मेडिसिन्स तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ही, आप मेडिसिन्स टाइम पे लेंगे भी, लेकिन उसके अलावा आपको घर में बहुत सारी चीज़ें करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी खुद के लिए वो एडेप्टेशन बोलते हैं उसको, सेल्फ एडेप्टेशन। जैसे कि अपने पास 24 घंटे है, तो वो 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने को मैक्सिमम पॉसिबल हमें डेली वही रूटीन सेट करना है ताकि वो भूले नहीं। ताकि जैसे मॉर्निंग में 8 o'clock को उठना है, 8 o'clock उठने के बाद मुझे क्या क्या करना है वो पहले से गाइडलाइंस होनी चाहिए, दोपहर में कितने बजे खाना खाना है, और रोज़ उसी टाइम पे होना चाहिए। तो जब ये रूटीन फॉलो होगी एटलीस्ट 5 days a week, तो फिर वो पेशेंट का जो मेमोरी का जो सीवियरिटी है वो उतना दिखेगा नहीं इम्पैक्ट होते हुए। नहीं तो वो पेशेंट अगर वो रूटीनली वो रैंडमली चीज़ें करेगा तो उसका सेट नहीं हो पाएगा। तो अपने को मेमोरी को भी रिटेन करना है, ब्रेन को रिटेन करना है, तो ऐसे पेशेंट्स ने वो रूटीनली वो सब करना चाहिए। अपना थोड़ा सा सेल्फ एडेप्टेशन के साथ घर का भी सेल्फ जो मॉडिफिकेशन है वो भी करना चाहिए। यस ट्रू सर। ये तो हो गया कि जो पेशेंट चाहते हैं कि मुझे एक अर्ली स्टेज से मॉडरेट स्टेज तक नहीं जाना है, मगर उतना ही रोल इम्पॉर्टेंट है सर जो केयर गिवर्स है उनका। नॉर्मली जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर विल ऑलवेज टेल द पेशेंट अबाउट इट, लेकिन व्हाट अबाउट द सपोर्ट ग्रुप जो पेशेंट के है, जो फैमिली है, उनके लिए क्या टिप्स है आपके पास? ये बहुत अच्छा एक मुद्दा है सपोर्ट ग्रुप का, जो डिमेंशिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यस सर। डिमेंशिया में जितना इम्पोर्टेंट फैमिली मैटर करती है, उतना ही सपोर्ट ग्रुप भी मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे एक्सपीरियंस से बताएं तो हमने लास्ट 10 सालों में एक सपोर्ट ग्रुप बनाया, और वहाँ पे एक डांस थेरेपी बनाई, जिसमें पेशेंट्स ऑफ डिमेंशिया एंड पार्किंसंस वो मॉर्निंग में आते हैं, 1 घंटा आपस में बिताते हैं, और वो हम उनको एक कोरियोग्राफर भी देते हैं जो अलग अलग डांस उनको सिखाते हैं, अलग अलग मे बी वो बॉलीवुड सॉन्ग्स हो या फिर कुछ अलग सॉन्ग्स हो, जिस पे भी हो, माइथोलॉजिकल सॉन्ग्स पे, तो वो डेली आके सीखते हैं। अब जब वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जी। तो वो प्रॉब्लम्स उनके कम हो जाते हैं।
और जब हमने देखा कि केयर गिवर्स भी वहाँ पे आते हैं पेशेंट्स के साथ, या उनको छोड़ने, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई उनमें से एक अफेक्टेड हो, तो वो जब वहाँ पे आते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जब वो अकेले घर में रहते हैं तो वो उनको घर में इस तरह सा माहौल बनता है कि उनको लगता है कि जस्ट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू एंड, अब मेरा कुछ भी बचा नहीं है। जी। लेकिन जब वो सपोर्ट ग्रुप के साथ आते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग होती है, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉर्निंग में डांस थेरेपी में उनको बोलते हैं कि एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आप पढ़ के आइए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर हो। फिर हमने म्यूज़िक थेरेपी स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो 1 घंटा वीकली वंस आके म्यूज़िक थेरेपी करते हैं। तो ये मैनेजमेंट पार्ट डिमेंशिया में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज पेशेंट्स ओल्ड रहते हैं, मोस्टली रिटायर्ड रहते हैं, जी। उनके बच्चे सब बाहर रहते हैं पढ़ने के लिए, जी। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है उनके लाइफ में। और क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। हमने इवन हमारे सपोर्ट ग्रुप के साथ में उनको हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि जहाँ पे लोग अकेले रहते हैं, अगर कोई इनको इमरजेंसी आई तो हाउ दे शुड कम टू हॉस्पिटल इमरजेंसी में, किस तरह से आना चाहिए। तो दिस ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स। दे हेल्प, दे सपोर्ट ईच अदर इन देयर इमोशनल थिंग, दे सपोर्ट ईच अदर इन देयर फिजिकल वेलबींग। और इसमें जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं मॉर्निंग में तो न्यू नॉलेज भी शेयर होता है और जी। न्यू चीज़ें सीखते हैं, जिससे उनका डिमेंशिया का जो प्रोग्रेशन है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम होता है। बहुत ज़्यादा अपलॉडेबल मूवमेंट है सर, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये रियल है। आज अगर देखा जाए तो द परसेंटेज ऑफ पीपल जो अकेले रह रहे हैं विदाउट देयर किड्स, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इसी वजह से इन ऐसे इनिशिएटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो अगर सोसाइटी में से ही उनका उनको अबेंडन कर दिया जाए तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस अराउंड। और जहाँ तक बात है सपोर्ट ग्रुप, और जैसे आपने मेंशन किया है डांस थेरेपी के बारे में, तो डांस थेरेपी इज़ नॉट जस्ट फॉर सोशलाइजिंग या लर्निंग ऑफ हॉबी, बट इट हैज़ समथिंग टू डू कि एक टाइप की थेरेपी है। तो इसमें डेमेंशिया का कैसे इम्प्रूवमेंट होता है? डांस थेरेपी हमने शुरू की थी 10 साल पहले, और डांस एंड मूवमेंट थेरेपी बोलते हैं इसको। और डेफिनेटली ये अप्रूव्ड थेरेपी है। बहुत सारे इसमें रिसर्च किया गया है कि जब भी अपन कुछ नया सीखते हैं, जैसे अपन ने बात किया, तो डेफिनेटली देयर इज सम एक्टिविटी, देयर इज सम इग्निशन इन द ब्रेन। और वो इग्निशन जब आता है तब अपन उसको अगर रेगुलरली करते हैं तो दैट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और जब हम न्यू चीज़ सीखते हैं तो डेफिनेटली न्यू न्यूरॉन्स, जो वहाँ नेटवर्किंग का प्रॉब्लम था वहाँ नेटवर्किंग आ जाती है। तो correct. इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को हेल्दी महसूस करता है। तो डांस थेरेपी से नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली तो हो ही रहा है और फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है। तो फिजिकल एक्सरसाइज से भी जो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो उनके जो क्रैम्प्स रहते हैं, जो उनके बाकी की चीज़ें मूवमेंट्स रहते हैं वो इंप्रूव होते हैं। तो इवन हमने ये देखा कि पेशेंट जो शुरुआत में हम उनको 10-10 दिन लगते थे एक एक मूवमेंट सीखने के लिए, अभी वो पूरा एक गाना 2 दिन में तैयार कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो जितना बहुत ज़्यादा हाँ, तो इतना। और हमने उनको ऐसे लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए भी परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो गरबा हो, चाहे वो एक सोशल प्रोग्राम हो, गैदरिंग हो कहीं पे, तो वहाँ पे हमने उनको डेफिनेटली परफॉर्म करने लगाया। एंड एवरीबडी सॉ देम एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी टू सी देम दैट इवन द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, पार्किंसंस या स्ट्रोक, वो भी स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सर रेडिएंट की तरफ से। इसके सारे ग्लिम्सेस और इन्फॉर्मेशन यू कैन हैव इट ऑन रेडिएंट हॉस्पिटल का वेबसाइट इफ़ एनीबडी वांट्स टू गो थ्रू। और इस एपिसोड के एंड में आई वुड लाइक टू अपील कि अगर ऐसे कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, अकेले हैं, जिनको सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत है, या जस्ट वांट टू रीच आउट टू अस, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ रीच आउट करिए फॉर ऑल सच इश्यूज़। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हम और ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे रिगार्डिंग द एडवांस्ड स्टेज मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़, और उसी के साथ कुछ एडवोकेसीज भी। सो दिस इज़ डॉक्टर केतकी कायले साइनिंग ऑफ। सी यू देयर।
in the 4th episode. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.